नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। और अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में पृथ्वीराज रासो को पढ़ रहे थे। उसकी जो स्टोरी है उसके बारे में मैंने क्या रखा है बताऊंगा। और उससे पहले जो चीजें हैं उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चीज आप इतिहास में होता स्वयंवर का है पृथ्वीराज चौहान के बारे में, वो आपको संजय सर ने बता भी दिया है। उसके बारे में मैं भी डिटेल से बताऊंगा, पर उससे पर्सन बहुत कम आते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में से, क्योंकि वो इतिहास का पैटर्न है। इसमें जो हिंदी साहित्य के अंदर उसमें जो प्रमाणित है, अप्रमाणित है, कितने संस्करण मिले, इनसे ज्यादा पर्सन आते हैं। तो इनके बारे में अपने पहले डिटेल से देखते हैं जहां से पर्सन आते हैं। उसके बाद में अपने देखेंगे इसकी क्या है, क्या रीजन है। और क्योंकि हिंदी साहित्य में इतिहास को जब इसमें लिया गया पृथ्वीराज रासो, तो इसमें अनेक विद्वानों के अलग अलग तर्क दिए थे। क्या दिए थे? अलग अलग तर्क दिए थे। तो देखो अपने क्या है आदिकाल। आदिकाल के अंदर अगर मैं बात करूं, अपने पढ़ रहे थे रासो साहित्य। क्या पढ़ रहे थे? रासो साहित्य। रासो साहित्य पढ़ रहे थे। रासो साहित्य में अपने किसको पढ़ रहे थे? रासो को पढ़ रहे थे। पृथ्वीराज रासो लिखी किने? चंद बरदाई ने। ये अपने कर चुके थे। 4 वर्ग बने थे जो करवा चुका हूं। किसी ने तो माना प्रमाणिक, मैं पहले पूर्व ज्ञान करवा रहा हूं, क्योंकि आज जहां से करवाना है पहले वहां तक लेके आता हूं। प्रमाणित, अप्रमाणित, अर्ध प्रमाणित, और नरोत्तम स्वामी। ये चीजें अपने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। देखो मैं एक बार फिर बता देता हूं, इतिहास से अगर मेल नहीं खाता, नहीं खा रहा है अगर वो इतिहास से, तो वो अप्रमाणित। कुछ क्या कहते हैं, इतिहास से मेल खाता है तो उसको क्या मान लिया प्रमाणिक मान लिया। कुछ कहते हैं कुछ कुछ चीजें इतिहास से मेल खाती हैं, तो उन्होंने क्या बोल दिया? अर्ध प्रमाणिक। क्या बोल दिया उन्होंने? अर्ध प्रमाणिक मान लिया इस चीज को। और नरोत्तम स्वामी मानते हैं कि ये प्रबंध न होकर मुक्त काव्य है। नरोत्तम स्वामी ने क्या माना? ये मुक्त काव्य। इसका ध्यान रखना, मुक्त काव्य किसने माना था? नरोत्तम स्वामी ने, न कि ये प्रबंध का। इस चीज का किसी भी विद्वान ने नहीं मत से सहमत नहीं थे। इस मत से कोई भी सहमत नहीं था। ये चीजें की थी। फिर अपने किया था पिछली क्लास में विशेषताएं, या कह सकते हैं, देखो रासो साहित्य जितना ना भी लिखा गया वो दरबारी काव्य कह सकते हैं। कौन सा काव्य था? दरबारी काव्य। और इसमें युद्ध और श्रृंगार का अधिक वर्णन है। श्रृंगार का, इनका अधिक वर्णन, और इसका संजीव वर्णन किया गया। क्या किया गया? सजीव वर्णन किया गया। इन चीजों के बारे में अपने पढ़ चुके थे, इनके बारे में डिटेल से अध्ययन कर चुके थे। किसने प्रमाणिक माना, किसने अप्रमाणिक माना, किसने अर्ध प्रमाणिक माना। जो वुल्लर महोदय थे, मैं एक दो लिख लेता हूं। वुल्लर महोदय ने अप्रमाणिक माना। राम कुमार वर्मा है, सॉरी रामचंद्र शुक्ल है। प्रमाणिक में श्याम सुंदर ने क्या माना था? प्रमाणिक माना था। अर्ध प्रमाणिक में अगर मानू तो हजारी प्रसाद द्विवेदी
मैं एक दो के नाम लिख रहा हूं, वैसे मैं डिटेल से करवा चुका हूं कि किसने क्या माना। श्यामल दास ने अप्रमाणिक माना था। इसी प्रकार अगर प्रमाणिक की बात करूं तो ग्रियर्सन और कर्नल टॉड ने क्या माना था? प्रमाणिक माना था। क्या माना था? प्रमाणिक माना था। देखो, ज्यादातर अगर आप अंग्रेजी याद रखना चाहते हो, देखो अप्रमाणिक किसने माना था? सिर्फ और सिर्फ वुलर ने माना था। प्रामाणिक की अगर बात करूं तो दोनों ने माना था, ग्रियर्सन और कर्नल टॉड ने। इनका आप विशेष रूप से ध्यान रखना। सुंदर आ जाए, श्याम सुंदर, सुंदर है तो प्रमाण है। आप इसको इस प्रकार से याद रख, सुंदर है तो प्रमाण है, कोई चीज सुंदर है तो वो प्रमाणिक है, फिर वो सुंदर है। और दास आ जाए, इसका कंफ्यूज रहता है, तो वो क्या था? अप्रमाणिक। उसको क्या मान लिया गया था? अप्रमाणिक मान लिया गया था। इन चीजों के बारे में अपने पिछली क्लास में अध्ययन कर चुके हैं। इन चीजों का अध्ययन पिछली क्लास में कर चुके हैं। इनके बारे में डिटेल से भी चर्चा कर चुके हैं। संस्करण मैंने बता दिए थे, प्रमाणिक, अप्रमाणिक, अर्धप्रमाणिक और विशेषताओं के बारे में भी चर्चा कर चुके थे। किसने क्या कहा, क्या नहीं कहा, किसने प्रमाणिक, अप्रमाणिक, अर्धप्रमाणिक और नरोत्तम स्वामी ने क्या कहा, इनके बारे में अपने डिटेल से चर्चा कर चुके थे। अब अपने करेंगे, कुछ संस्करण बताएंगे कि कितनी प्रतिलिपियां मिली हैं। तो देखो, अब अपने आते हैं आज से, जहां से शुरुआत करनी है। देखो, अब देखो, अपनों ने वर्ग कर लिए थे, किसने प्रमाणिक माना, किसने अप्रमाणिकता माना, किसने। अब कुछ पृथ्वीराज रासो, इसके बारे में 4 संस्करणों में बांटा गया है इसको। संस्करण कितने हैं इसके, ये प्रश्न भी आ चुका है। ये 4 संस्करणों में मिला है। कितने? 4। वर्ग भी 4 और संस्करण भी 4। संस्करण का मतलब जो प्रतिलिपियां मिली हैं। कई तो प्रतिलिपियां कितनी मानते हैं, कोई मध्य में कैसा मानता है, दूसरे ने लघु में कैसा माना। तो देखो, जो इसकी वृद्ध पृथ्वीराज रासो की जो प्रतियां हैं, जो कि वृद्ध रूप में पड़ी हैं, इसको 4 भाग कौन से थे, पहले वो देखो आप। वृद्ध संस्करण, वृद्ध संस्करण कहां है? पहले। दूसरा मध्यम, तीसरा लघु संस्करण, और चौथा कम संस्करण। ये 4 संस्करण थे। क्या थे? ये 4 संस्करणों में बांटा गया। अब देखो, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको। देखो, जो वृद्ध संस्करण है वो अपने पहले इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद में मैं लिखवा दूंगा। देखो, वृद्ध संस्करण है, जो वृद्ध संस्करण है वो नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा काशी में हुआ। इसका संस्करण कहां मिला? इसका काशी प्रचारणी सभा, नागरी प्रचारणी सभा प्रकाशित की अगर बात करूं, नागरी प्रचारणी सभा, नागरी प्रचारणी सभा कहां? काशी। कहां प्रकाशन हुआ? काशी के नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा।
मैं वृद्ध संस्करण की बात कर रहा हूं। बात समझ में? इसके जो प्रतिलिपियां हैं, जो प्रतिलिपियां हैं वो उदयपुर में है। ये प्रश्न आ चुका है। इसकी जो प्रतिलिपियां हैं, वृद्ध संस्करण की प्रतिलिपियां कहां पर हैं? उदयपुर के अंदर पड़ी है। कहा है? अब आपसे पूछ सकता है पृथ्वीराज रासो की वृद्ध संस्करण जो हुआ वो किसके प्रकाशित कहां हुआ था? नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा। इसकी प्रतिलिपियां कहां सुरक्षित हैं? उदयपुर संग्रहालय में। कहां? उदयपुर संग्रहालय के अंदर। कहां पर है? उदयपुर संग्रहालय के अंदर। बात समझ गई? इसको अपने डिटेल से चर्चा करेंगे, पर मैं एक बार थोड़ा सा इसका बता देता हूं। अब आ जाता है मध्यम संस्करण। कहा? इसमें कितने हैं, कितने पेज हैं, उसके बारे में पहले इसका थोड़ा डिटेल बता देता हूं। अब आता है मध्यम संस्करण के बारे में। जो मध्यम संस्करण पड़ा है वो अबोहर और बीकानेर में है। कहां पर? अबोहर और बीकानेर। कहां पर पड़ा है? अबोहर और बीकानेर में इसकी प्रतिलिपियां पड़ी। इन दोनों का नाम आपने एक सॉन्ग में भी सुना होगा, मेरे कोट पैंट बन दे अबोहर तो तेरे बीकानेर बन दे सरारे। ये वही अबोहर है। मैंने आपको इसलिए ये सॉन्ग बताया है कि आपको जिससे ये याद हो जाए। इन दोनों का नाम उस सॉन्ग में है, अबोहर और बीकानेर। या इनकी क्या पड़ी है? मध्यम संस्करण जो हुआ उसकी प्रतिलिपियां कहां है? अबोहर और बीकानेर में। उस सॉन्ग के माध्यम से भी आप याद रख सकते हो मध्यम संस्करण का। अब बात करते हैं लघु संस्करण। कौन सा? लघु संस्करण जो है वो बीकानेर में है, सिर्फ जहां सरारे मशहूर है, मेरे बीकानेर बन दे सरारे, वो यहां प्रतिलिपि पड़ी है। और जो लघुत्तम है वो सिर्फ और सिर्फ अगरचंद नहाटा के पास है। नहाटा ने बताया। सिर्फ और सिर्फ किसने बताया? अगरचंद नहाटा ने बताया। तो ये 4 संस्करण कहां पर हैं इसके बारे में डिटेल से बताया। पहला जो संस्करण है वृद्ध संस्करण, वो कहा? नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा प्रकाशित। उसकी जो प्रतिलिपियां पड़ी है वो कहां है? उदयपुर में है। कहां? उदयपुर में। मध्यम संस्करण है उसकी जो प्रतिलिपियां कहां है? अबोहर और बीकानेर में है। कहां पर है? अबोहर और बीकानेर में। लघु जो संस्करण है वो कहां है? बीकानेर में। और लघुत्तम जो संस्करण है वो किसके पास है? अगरचंद नहाटा ने क्या किया था? इसकी प्रतिलिपियों के बारे में, संस्करण के बारे में बताया। ये 4 संस्करण है और आपसे कोई भी संस्करण पूछा जा सकता है उसकी प्रतिलिपियां कहां पर हैं। तो पहले की कहां है? उदयपुर। दूसरे की अबोहर और बीकानेर में। तीसरा बीकानेर और चौथा अगरचंद नहाटा। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीजें हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखना। बात समझ में आई? अब मैं एक एक के बारे में चर्चा करूंगा। किसमें क्या है, किसमें क्या है, वृद्ध में क्या है, मध्यम में क्या है, लघु में क्या है और लघुत्तम में क्या है, इनके बारे में अपने डिटेल से चर्चा करते हैं। अब बात देखते हैं आगे। अब पहला देखते हैं अपने। पहला कौन सा है? वृद्ध संस्करण। इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। इसमें अगर मैं डिटेल से चर्चा करूं तो पहला तो वही आएगा, नागरी प्रचारणी सभा। नागरी प्रचारणी सभा काशी।
क्या हुआ था? प्रकाशन हुआ था। प्रतिलिपियां कहां हैं? प्रतिलिपियां कहां हैं? उदयपुर में। यह प्रश्न आ चुका है, थोड़ा ध्यान रखना। प्रतिलिपियों के बारे में पूछा जा सके कहां पर है? उदयपुर में है। ये कहां है? उदयपुर के अंदर है। बात समझ में आई? उदयपुर संग्रहालय। संग्रहालय में। अगर आगे मैं बात करूं, देखो, नागरिक प्रचारिणी सभा लिखित रूप में कब आया? 1585 में। लिखित रूप में कब मिला? ये 1585 में मिला था, के आधार पर प्रकाशन हुआ था। प्रकाशन कब हुआ? 1585 में। बात समझ में आई? क्या था? देखो, 69 समय या सर्ग, समय या सर्ग थे। 69 क्या थे? समय या सर्ग थे। 16,306 छंद थे। क्या थे? छंद थे। और 2500 प्रश्नों में है ये। पृष्ठों में ये है। बात समझ में आई? नागरिक प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित प्रतिलिपियां उदयपुर संग्रहालय में। लिखित रूप कब मिला? 1585 में। 69 सरग, 16,306 छंद और 2500 पृष्ठों में। यह बात आपको ध्यान रखनी है। किसके बारे में? पृथ्वीराज रासो के वृद्ध संस्करण में। और इसमें से यह प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करणों में वृद्ध संस्करण की प्रतिलिपियां कहां सुरक्षित हैं? कौन से संग्रहालय में है? उदयपुर संग्रहालय में है। इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। नागरिक प्रचारिणी सभा काशी, प्रतिलिपियां उदयपुर संग्रहालय, लिखित रूप 1585 और 69 समय सरग 13,306 और कितने हैं? 2500 प्रश्नों में दिया गया। यह कौन सा है? वृद्ध संस्करण। पहला, इसका आप थोड़ा सा डिटेल में ध्यान रख लेना। और यह प्रश्न पूछा जा चुका है। उदयपुर संग्रहालय, इसका थोड़ा आप ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं अगले 2 नंबर की, मध्य संस्करण की। देखो, अगला कौन सा संस्करण आएगा? बताओ। मध्यम। कौन सा? मध्यम संस्करण। अब इसकी जो प्रतिलिपियां हैं वो कहां है? मेरे कोट पैंट बन दे अबोर तो तेरे बीकानेर बन दे सरारे। अबोहर और बीकानेर में, यहां पे आपको ये याद रह जाएगा। वैसे याद रहे ना रहे, पर आपको मध्य में ये याद रह जाएगा भी कहां पर है प्रतिलिपियां इसकी? अबोहर और बीकानेर में। इस सॉन्ग के माध्यम से भी आपको याद रह जाएगा। ठीक है? मेरे कोट पैंट बन दे अबोर तो तेरे बीकानेर बन दे सरारे। तो इसकी मध्य जो प्रतिलिपियां हैं वो कहां है? मध्य में संस्करण कहां है? कहां प्रतिलिपियां हैं? अबोहर और बीकानेर में। अब इसकी बात करते हैं छंद की। किसकी? छंद की। अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? छंद। इसमें छंद टोटल कितने थे? मध्यम जो संस्करण आया उसका तो 7,000 छंद थे इसमें। कितने? 7,000 छंद थे।
कितने थे? 7,000 छंद थे। पहले में 16,000 कुछ थे, दूसरे में घटकर कितने हो गए? 7,000। और ये किसके पास सुरक्षित है? अमरचंद अगरचंद नाहटा के पास, अगर चंद नाहटा के पास सुरक्षित है। किसके पास? अगरचंद नाहटा के पास ये क्या है? सुरक्षित है, ये प्रतिलिपियां। बात समझ में आई या नहीं आई? अब बात करते हैं अपने तीसरे की। प्रतिलिपियां कहां? अबोर और बीकानेर में। छंद 7,000 किसके पास सुरक्षित है? अगरचंद नाहटा के पास ये सुरक्षित आज भी है। बात समझ में आई? अगला करते हैं लघु संस्करण। कौन सा करेंगे? लघु संस्करण। क्या करेंगे? अगला जो संस्करण करेंगे वो है लघु संस्करण। कौन सा? लघु संस्करण। इसमें देखो क्या था, इसमें जो छंद थे, छंद कितने थे? 3500। छंद कितने? 3500। बात समझ में? 19 सर्ग हैं, सर्ग या समय 19। कितने हैं? 19 है। हस्तलिखित प्रतिलिपियां हस्तलिखित जो प्रतिलिपियां हैं वो कहां हैं? बीकानेर में। कौन सा बीकानेर? वो बीकानेर जहां के सरारे प्रसिद्ध हैं सोंग के माध्यम से। तेरे बीकानेरों बन दे सरारे, वाह। लघुसन। और ये कहां है? बीकानेर में भी कहां है? अनूप संग्रहालय में। अनूप संग्रहालय में सुरक्षित हैं। कहां पर? अनूप संग्रहालय में ये क्या है? सुरक्षित है। छंद कितने? 3500। सरग 19। हस्तलिखित लिपियां बीकानेर में। और कहां पर है बीकानेर में भी? अनूप संग्रहालय में। और अनूप संग्रहालय है कहां? बीकानेर। इस चीज का आप ध्यान रखना। तो कितनी होगी? 3। अब करते हैं लघुत्तम। चौथा चौथा संस्करण किसके बारे में? लघुत्तम। इसका चौथा संस्करण देखते हैं। देखो चौथा, 4 नंबर। इसमें देखो आप, इसकी अगर मैं बात करूं, इसका कहीं कोई अध्याय नहीं है। पहले तो ये इसका कोई अध्याय नहीं है। इसका कोई भी अध्याय नहीं है। 1300 छंद हैं। छंद कितने हैं? 1300। छंदों की संख्या कितनी है? 1300 है। कितनी है? 1300। और इसे खोजा किसने था? अगरचंद नाहटा ने। अगरचंद नाहटा ने खोजा था इसको। किसने खोजा था? अगरचंद नाहटा ने खोजा था। और इसे प्रमाणित कौन मानते हैं? प्रमाणिक माने दशरथ शर्मा। कौन? दशरथ शर्मा इसे क्या मानते हैं? प्रमाणिक। इसका कोई भी
अध्याय नहीं। छंद कितने हैं? 1300। खोजा किसने? अगरचंद नाहटा ने। प्रमाणिक किसने माना? दशरथ शर्मा ने माना। बात समझे? ये थे इसके 4 संस्करण। क्या थे? संस्करण। अब देखो आगे, देखो एक बात ध्यान रखना आप, मध्यम, लघु, और संस्करण। देखो इसका तो कहां है? उदयपुर। ठीक, इसका अबोहर और बीकानेर, इसका बीकानेर, और ये अगरचंद नाहटा। ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, इसका थोड़ा ध्यान रखना, ये कई बार पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं आगे, पृथ्वीराज को प्रमाणिकता भी किसने प्रमाणिकता माना, किसने नहीं माना, अगर माना तो क्यों माना, और अगर नहीं माना तो क्यों नहीं माना, ये चीजें होनी चाहिए ना भी। अब बात करते हैं भी, मान लिया बात कि इसने प्रमाणित मान लिया, इसने अप्रमाणित मान लिया पृथ्वीराज, पर कोई रीजन तो होगा भी। जो अप्रमाणित मान रहे हैं उनका भी कोई रीजन होगा, जो प्रमाणित मान रहे हैं उनका भी कोई रीजन होगा। भी प्रमाणित मान रहे हैं तो क्यों मान रहे हैं, या अप्रमाणित मान रहे हैं तो क्यों मान रहे हैं, कुछ तो कुछ रीजन होगा। अब उसके बारे में थोड़ी डिटेल से चर्चा करते हैं, प्रमाणित और अप्रमाणित के बारे में। प्रमाणित किस बेस पर माना, अप्रमाणित किस बेस पर माना? प्रामाणिक, देखो प्रमाणिक की बात करूं सबसे पहले अगर मैं, तो कर्नल जेम्स टोड जो थे, तो आपको मैंने बताया कि कर्नल जेम्स टोड और ग्रियर्सन ने क्या माना था, और ग्रियर्सन इन दोनों ने क्या माना था? प्रमाणिक माना था इस चीज को। अब कर्नल टोड क्या थे, इन्होंने क्या किया कि ये इससे इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने 30,000 पद लिख दिए इस पे, पृथ्वीराज रासो पर, वो भी अंग्रेजी में अनुवाद करके भी किया। और वुलर ने क्या किया, पृथ्वीराज जो रासो ग्रंथ के बारे में, तो पृथ्वीराज जो विजय लिखा था उसके आधार पर क्या कर दिया था, अप्रमाणित कर दिया था। तो सबसे पहले अपने किसको देखेंगे? कर्नल जेम्स टोड को देखते हैं। कर्नल टोड, इनको देखते हैं सबसे पहले। इन्होंने क्या किया, इसकी जो वर्णन शैली, कर्नल टोड के बारे में बता रहा हूं, प्रमाणित में वर्णन शैली हो, वर्णन शैली है, चाहे काव्य शैली, काव्य सुंदरी है, वह काव्य सुंदरी है, सुंदरी है, पर 30,000 रीज कर, 30,000 कितने? 30,000 पदों अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया, में अनुवाद किया। ठीक है कि उनकी वर्णन शैली और काव्य सौंदर्य है, पर रीच कर पृथ्वीराज रासो की, रीच कर क्या किया, कर्नल टोड ने 30,000 पदों की अंग्रेजी में क्या कर दिया था, अनुवाद कर दिया था। पर आगे आकर क्या हुआ, वुलर ने इसको नकार दिया। अब वुलर ने क्या माना था
अप्रमाणित माना था, तो उसने क्या किया, जयानक, जयानक ने कौन सा लिखा था, पृथ्वीराज विजय। विजय, अगर आपको याद नहीं रहता कि पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय किसने लिखी, तो देखो ट्रिक बताता हूं। जय, जय, जयानक, जय से क्या बना दो, जयानक बना दो। इस प्रकार आप इसको याद भी रख सकते हैं। तो पृथ्वीराज विजय क्या है, जयानक के द्वारा लिखी। इसके आधार पर क्या किया, इसके आधार पर क्या किया, इसे अप्रमाणित घोषित किया। घोषित किया। देखो प्रमाणिकता में क्या था कि प्रमाणिक किसने माना, कर्नल टोड ने माना, पर वुलर ने क्या किया, इसे क्या कर दिया, अप्रमाणित कर दिया। तो ये रीजन था अप्रमाणिकता का। सबसे पहला कारण तो यही था कि पृथ्वीराज विजय और पृथ्वीराज रासो को आपस में क्या नहीं खाता, मेल कहीं नहीं खाता। एक दूसरे का समय है, सर्ग है, कोई चीज मेल नहीं खाती। और वुलर ने क्या किया, इसे अप्रमाणित घोषित कर दिया। बात समझिए। और कब किया, 1875 में। कब किया था, 1875 की बात आई है। किस समय की बात आई है, 1875 की बात। पहला कारण तो ये था। अब बात करते हैं आगे। आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में। अगर आगे बात करूं कि गौरी शंकर, गौरी शंकर हीरा चंदोजा, गौरी शंकर हीरा चंद ओझा पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानते हैं, बिल्कुल अनैतिहासिक मानते हैं, बिल्कुल अनैतिहासिक। क्या मानते हैं, अनैतिहासिक मानते हैं। क्या मानते हैं, अनैतिहासिक मानते हैं इसको। क्या इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। बात समझ में आई, ये प्रश्न भी आपको ध्यान रखना है। पृथ्वीराज रासो को बिल्कुल अनैतिहासिक किसने माना था, गौरी शंकर हीरा चंद ओझा ने माना था। यह भी एक कारण है प्रमाणिकता न होने का। यह भी क्या है, अप्रमाणिकता का, प्रामाणिक नहीं माना, यह भी प्रामाणिकता का। अब कुछ तर्क है, देखो अब क्या है, कुछ तर्क दिए, ये प्रमाणिकता मान लिया। अब अपने किसके बारे में बात करेंगे, तर्कों के बारे में बात करेंगे। देखो इतिहास से मेल न खाने का कारण क्या है, देखो अप्रमाणित क्यों माना कि इतिहास से मेल नहीं खाते हैं ये। देखो सबसे पहले कारण क्या है कि चौहान है, परमार है, चौहान है चाहे परमार है, चौहान मान लो, परमार मान लो, आप चालुक्य है, क्षेत्रीय है,
चालुक्य है, क्षेत्रीय है, वो अग्निवंशी मानते हैं। क्या माना? अग्निवंशी है। क्या माना? अग्निवंशी है। क्या माना? अग्निवंशीय माना था। चौहान हो, परमार है, चालुक्य, क्षत्रिय, क्या माना? अग्निवंशीय माना। जबकि ये सूर्य वंश प्रमाणित करते हैं। ये क्या करते हैं? सूर्य वंश प्रमाणित करते हैं। क्या करते हैं? प्रमाणित करते हैं। क्या करते हैं? प्रमाणित करते हैं। ये चौहान, परमार, चालुक्य, क्षत्रिय, अग्निवंशीय, पर ये क्या मानते हैं? प्रमाणित करते हैं। चौहानों की जो वंशावली है, आगे देखते हैं, इसमें तर्कों में आगे देखते हैं। पहला तर्क तो ये था, दूसरा देखते हैं। दूसरे तर्क की अगर बात करूं, ये 40 वंशावलियां मानते हैं। क्या मानते हैं? 40 वंशावलियां। चौहानों की 40 वंशावलियां मानते हैं, पर प्रमाणिक साथ ही। प्रमाणिक कितनी है? 7 ही। चौहानों की वंशावलियां कितनी बताई? 40। 40, उसमें से कितनी मानते हैं? प्रमाणिक कितनी है? 7 ही है। प्रमाणिक इतिहास किससे मेल है? नहीं है, सेंस कृत्रिम है। कृत्रिम है। ये कारण हो गया तर्क दूसरा ही, अप्रमाणिक का मानने का। अब आगे देखो, अगला तर्क ये दिया कि जो रासों में माता का नाम बताया गया, वो बताया गया है रासों में तो कमला देवी। क्या बताया गया? कमला देवी। जो दिल्ली नरेश, दिल्ली नरेश, अनंगपाल, अनंगपाल की पुत्री। पर इतिहास क्या कहता है? कपूर दी। इस कारण भी क्या है? अप्रमाणिकता है। अब ये किसके आधार पर? पृथ्वीराज विजय, अमीर रासो, ठीक है, ये भी हो गया। इस आधार पर भी क्या माना? इसे अप्रमाणिकता घोषित किया गया है। इसमें आगे की अगर मैं बात करूं, आगे भी अगर बात करें, इनकी जो घटनाएं हैं, उल्लेखित जो घटनाएं और नाम दिया गया है, वो इतिहास से मेल नहीं खाती। घटनाएं, चाहे घटनाएं हैं, चाहे तिथियां हैं, क्या है, चाहे घटनाएं हैं, तिथियां हैं, ठीक है, वो इनसे मेल नहीं खाती। वो इतिहास से मेल, वो 90-100 वर्ष का अंतर रहता है। 100 वर्ष का क्या है? अंतर है। क्या है? उनमें भी अंतर बताया गया है। ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। पृथ्वीराज रासो के 14 विवाह है। पृथ्वीराज के, ये भी है प्रमाणित है, अप्रमाणिक माने गए हैं। ये भी क्या माने गए हैं? अप्रमाणिक माने।
संयोगता स्वयंवर स्वयंवर है, ठीक है, इसके आधार पर भी इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है, इसका भी कहीं क्या नहीं है, उल्लेख नहीं है, और इसका इतिहास से मेल खाती नहीं है संयोगता स्वयंवर वाला, ये भी चीज नहीं है। रासो की जो भाषा है वो 14वीं शताब्दी की है। जो चंद से मेल नहीं खाती है, जो क्या है, चंद से मेल नहीं खाती है। ये कारण थे, ये कुछ कारण ऐसे थे जिसके आधार पर क्या किया गया, इन्हें अप्रमाणित घोषित, इस ग्रंथ को क्या किया गया, अप्रमाणित घोषित कर दिया गया। किसके आधार पर, इन कुछ कारणों के आधार पर क्या किया गया था, इसको क्या कर दिया गया, अप्रमाणित घोषित कर दिया गया था। तो देखो पृथ्वीराज रासो से कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ घटना, आपको सिर्फ एक कहानी के तौर पर ही प्रश्न पूछा है, उसके लघु संस्करण के बारे में, उसके वर्गों के बारे में, उनके मतों के बारे में, इनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इनका थोड़ा सा आप ध्यान रखना। जिस प्रकार इस प्रकार संधि का प्रश्न पूछा गया, सभी ने उदाहरणों को रटे थे, उदाहरण दिए ही नहीं उसने, कर लो, उसने भेद बूझ लिए अपने बड़े उदाहरणों में, रटो में, कहा उदाहरण ही पूछेगा, संधि मोड़ क्या पूछेगा। उसे भी पता है कि बच्चे उदाहरण क्या करने लगे हैं, रटने लगे हैं, अपने ऊपर से पूछ ले, बस जरूरत ही नहीं है, कहीं नहीं जाएंगे ये, क्योंकि एग्जामिनर भी अब बच्चों की साइकोलॉजी पकड़ने लग गया कि उसे पता है कि बच्चों ने उदाहरण तो रट रखे हैं, कहीं से भी दे दो कर देंगे, पर ऊपर से प्रश्न पूछ लो, राम कहानी खत्म है। आज जैसे सीटेट में पूछा गया कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, तो जिससे क्या है, आप कोई भी तैयारी करो, पूरी डिटेल से तैयारी करो उस चीज की, कहीं भी ऐसा नया हो जाए कि आपने सोचा ये प्रश्न थोड़ी पूछेगा, वो वही प्रश्न पूछता है, उसे पता है कि बच्चा इसमें क्या नहीं ले रहा है, इस प्रश्न को सीरियस नहीं लेगा, और जिसके कारण क्या है, अपने भी कंफ्यूज रहते हैं। आप गहराई से तैयारी करो, मैं ये नहीं कहता, पर आपको ऊपर का जो ज्ञान है ना, वो कंठस्थ होना चाहिए। कई बार वो ऊपर से प्रश्न पूछ लेता है और जिसे अपने कुछ भी नहीं कर पाते। तो आप सिर्फ पृथ्वीराज रासो की सिर्फ कहानी पर ही डिपेंड मत रहना, उसको प्रमाणित है, अप्रमाणित है, कितने संस्करण है, कौन सा संस्करण कहां है, किसने प्रमाणित माना है, किसने अप्रमाणित माना है, उनका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किसने कितने छंद बताए, किसने कितनी प्रतिलिपियों का बताया, किसने प्रमाणिकता के घटक बताए, ये आपको कथन के रूप में पूछा जा सकता है। तो आप इन चीजों का भी ध्यान रखना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास मेरी अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।